हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के डी लेक्चर में हम क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर 5 का पार्ट 3 देखेंगे, पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका के बारे में। तो इससे पहले वाले पार्ट्स में जो हमने पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं इंडिया में उनके बारे में देखा और साथ ही इंडिया में कॉलोनियल रूल के आने के बाद, ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं उनके लाइफ में क्या चेंजेस आए उनके बारे में देखा। अलग अलग कम्युनिटीज के बारे में हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी कम्युनिटीज है, हिमाचल प्रदेश की कम्युनिटीज के बारे में देखा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सारी कम्युनिटीज के बारे में देखा, उनके लाइफ में क्या चेंजेस आए, ये सारी चीजें हमने देखा। अब जो है हम एक अलग जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, उनमें वहां पे क्या चेंजेस आए उसके बारे में हमको देखना है और वहां की जो कम्युनिटी है, पास्टोरल कम्युनिटी है, उन उसके बारे में देखेंगे। तो अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जो कि है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, नाइल रिवर नाइल जो है वो बहती है। यहाँ पे ही यही वो कॉन्टिनेंट है जहाँ से इन जो पूरी वर्ल्ड में फाइनेस्ट क्वालिटी के जो डायमंड्स हैं वो वर्ल्ड को ये प्रोवाइड करते हैं। 70% ऑफ द कोका बीन्स जिससे चॉकलेट बनाया जाता है वो अफ्रीका प्रोवाइड करता है। 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है इस कॉन्टिनेंट की। और इजिप्ट जहाँ पे ममीज के लिए फेमस है वो भी जो है यही है, इजिप्ट भी यही है अफ्रीका में। और भी बहुत सारे कंट्रीज जो केनिया वगैरह है ये सारी जो है अफ्रीका में ही है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आगे भी मैं आपको काफी कुछ बताने वाली हूँ। तो लेट्स मूव टू अफ्रीका वेयर ओवर द half the world's pastoral population lives. Even today, over 22 million Africans depends on some form of pastoral activity for their livelihood. So ये जो अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये वर्ल्ड का हाफ ऑफ द वर्ल्ड पेस्टोरल कम्युनिटी जो है यहीं रहती है और आज भी 22 मिलियन अफ्रीकन जो है वो पेस्टोरल एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए। तो दे इंक्लूड कम्युनिटीज लाइक Bedouins, Berbers, Masai, सोमली, बोरान एंड तुर्काना। ठीक है, ये सारी कम्युनिटीज जो है ये यहाँ पे पाई जाती हैं जो कि पेस्टोरल कम्युनिटी है। Most of them now live in the semi-arid grassland or arid deserts where rain-fed agriculture is difficult. They raise cattle, camels, goats, sheep and donkey. ठीक है, तो ये सारे जानवर ये पालते हैं। तो ये जो पास्टोरल कम्युनिटी है ये सेमी एरिड ग्रासलैंड्स में रहते हैं। सेमी एरिड ग्रासलैंड मतलब जहाँ पे ना के बराबर जो मतलब बहुत ही कम बारिश होती है, या फिर एरिड डेजर्ट जहाँ पे बारिश होती ही नहीं है। और ये जो एरिया है जहाँ पे ये रहते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर तो बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए ये पेस्टोरल जो एक्टिविटी है उस पर डिपेंडेंट है। तो ये कौन से जानवर पालते हैं? कैमल्स हो गया, कैटल सबको पता है। जो गाय और भैंस होते हैं उनको कैटल्स कहा जाता है। कैमल्स हो गए, ठीक है, जो ऊंट हो गया, गोट्स, शीप्स, इनके बारे में सब, बकरी, भेड़, इनके बारे में पता है। और डोंकी गधे को कहा जाता है जिसे हम हिंदी में गधा कहते हैं। और ये क्या करते हैं? ये सेल करते हैं। इनका जो मिल्क है, मीट है, एनिमल स्किन है और वूल, ये जो इनको एनिमल प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो इनको सेल करते हैं। सम आल्सो अर्न थ्रू ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, अदर कंबाइन पास्टोरल एक्टिविटी विद एग्रीकल्चर, स्टिल अदर्स डू अ वैरायटी ऑफ ऑड जॉब्स टू सप्लीमेंट देयर मेरिज एंड अनसर्टेन अर्निंग फ्रॉम द पेस्टोरलिज्म। तो यहाँ पे ये क्या है, कुछ अपनी अर्निंग्स बढ़ाने के लिए ट्रेड भी करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाला काम भी करते हैं, और कुछ क्या है पेस्टोरल एक्टिविटी के साथ साथ एग्रीकल्चर भी करते हैं और अलग अलग तरीके से के जॉब भी करते हैं ताकि वो जो अपनी जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके और जो अनसर्टेन अर्निंग्स है पेस्टोरलिज्म से उसको वो पूरा कर सके। लाइक पेस्टोरलिज्म इन इंडिया, द लाइव्स ऑफ अफ्रीकन pastoralists have changed dramatically over the colonial and post colonial periods. What have these changes been? तो जैसे कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा कि जैसे पेस्टोरलिज्म जो इंडिया में है, तो उनके वो जो पेस्टोरल कम्युनिटीज है इंडिया में उनमें क्या चेंजेस आए जो कॉलोनियल पीरियड के बाद में और कॉलोनियल रूल के समय में। तो वैसे ही हमको यहाँ पे अफ्रीका में क्या चेंजेस आए उसके बारे में देखना है। तो यहाँ पे एक पिक्चर है और ये जो माउंटेन है ये माउंट किलिमंजारो है, जो कि बहुत ही मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट, जैसे कि एवरेस्ट की चोटी होती है वैसे ही ये किलिमंजारो जो है यहाँ पे का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे अ व्यू ऑफ मसाई लैंड विद किलिमंजारो इन द बैकग्राउंड। तो ये बैकग्राउंड में जो किलिमंजारो है और ये मसाई लैंड है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे खेती तो कहीं दिख ही नहीं रही है और
कुछ पेड़ पौधे हैं, वो भी कैक्टस वगैरह के पेड़ दिख रहे हैं हमको। तो फोर्स्ड बाय चेंजिंग कंडीशन द मसाई हैव grown dependent on food produced in other areas such as maize meal, rice, potato, cabbage. Traditionally the Maasai frowned upon this. तो कुछ चेंजेस के कारण जो है ये मसाई जो है इनको क्या है, कुछ एरियाज में ये मीज, राइस, पोटैटो, कैबेज की खेती करनी पड़ रही है, लेकिन ट्रेडिशनली जो है मसाई इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, इनका विरोध करते हैं। मसाई ये बिलीव करते हैं कि अगर वो लैंड को टिल करेंगे, मतलब वो एग्रीकल्चर के लिए यूज करेंगे, तो ये क्राइम है नेचर के अगेंस्ट, है ना। अगर हम ये ऐसा अगर काम करते हैं तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है, हम नेचर के खिलाफ कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो अगर हम कल्टीवेट कर देते हैं लैंड को, क्योंकि ये ट्रेडिशनली पेस्टरल्स है, तो अगर वो लैंड को कल्टीवेट कर देते तो वहां पे लैंड ग्रेजिंग के लिए नहीं रहेगा और जानवरों के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा, इसलिए वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी का नाम लेते हैं। तो यहाँ पे जो कम्युनिटीज हैं, बीरबल्स हो गया, बौद्धिन हो गया, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं वो यहाँ पे मैप में दिया गया है। तो कहाँ का मैप है ये? अफ्रीका का मैप है, ठीक है। Pastoral communities in Africa, the insert shows the location of Maasai in Kenya and Tanzania. तो तंजीनिया, कभी नाम सुना है आपने तंजीनिया? ठीक है, अगर नहीं सुना होगा तो आप आपने रील्स अगर अगर आप देखते होंगे, वैसे तो मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए बच्चों को, लेकिन अगर आप रील्स देखते हो तो कहीं ना कहीं आपने किली पॉल और नीमा पॉल, ठीक है, इनका आपने विवरण देखा होगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब में। तो ये तंजीनिया के हैं, ठीक है, जो हिंदी गानों में रील्स बनाते हैं। तो आपने इनको देखा होगा, नहीं देखा है तो आप नीमा पॉल या किलिप पॉल के नाम से इसको सर्च करके जरूर देखिए कि ये वही लोकेशन के हैं। आगे मैं दिखाऊंगी, वो कपड़े भी इसी तरीके के पहनते हैं। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो बुक में जो पिक्चर दी गई हुई है जो वहां के रहवासी है उनकी, तो वो भी वैसे ही कपड़े पहनते हैं। तो वी विल डिस्कस सम ऑफ दिस चेंजेस बाय लुकिंग एट वन पास्टोरल कम्युनिटी, द मसाई। तो मसाई कम्युनिटी जो है उनके बारे में हमको देखना है। द मसाई कैटल हर्डर्स लिव प्राइमरली इन द ईस्ट अफ्रीका। तो ये जो मसाई कम्युनिटी है ये कहाँ की है? पर्टिकुलरली ईस्ट अफ्रीका की। तो 3 लाख इन साउथ केनिया एंड अदर 1,50,000 इन तंजीनिया, ठीक है। तो ये साउथ केनिया में कितनी है इनकी तादाद? 3 लाख, और तंजीनिया में 1,50,000। We will see how new laws and regulation took away their land and restricted their movement. This affected their lives in times of drought and even reshaped their social relationship. तो हमको देखना है आगे कि कैसे जो नए लॉस और रेगुलेशंस जो कॉलोनियल जो पीपल है वो लेके आए, उससे जो है उनके लैंड छिन गए, उनके मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गए, और कैसे जो है सूखे के समय इनका जो लाइफ है उसमें कैसे चेंजेस आए, और इनकी जो सोशल रिलेशनशिप है उसमें क्या बदलाव आए, वो हमको देखना है। तो वेयर हैव द ग्रेसिंग लैंड्स कौन? तो हमने यहाँ पे देखा कि उनके लैंड्स छिन गए, तो उनकी जो ग्रेसिंग लैंड्स है वो किनके पास चले गए? तो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट मसाई हैव फेस्ड इज द कंटिन्यूअस लॉस ऑफ देयर ग्रेसिंग लैंड्स। Before colonial times, Maasai land stretched over a vast area from North Kenya to the steppes of North Tanzania. ठीक है, तो यहाँ पे मसाई के पास सबसे पहले जो मसाई कम्युनिटी उनके पास सबसे मेजर चैलेंज क्या था कि उनकी लैंड जो ग्रेसिंग लैंड है वो कंटिन्यूसली छीनती जा रही थी। कैसे छीनती जा रही थी? क्योंकि पहले जो कॉलोनियल टाइम्स था, ठीक है, किसी भी विदेशी के आने से पहले जो मसाई लैंड है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ करता था? नॉर्थ केनिया से लेके नॉर्थ तंजानिया तक हुआ करता था। फिर लेट 19th सेंचुरी में जब यूरोपियन इंपीरियल पावर्स जो अफ्रीका में आए तो उन्होंने छीन लिया, ठीक है, जो फॉर टेरिटोरियल प्रोपोर्शन जल्दीबाजी में, मतलब छीना झपटी करके उन्होंने ये जो एरिया है उसको अपने अधीन कर लिया, ठीक है। तो स्लाइसिंग ऑफ द रीजन इन डिफरेंट कॉलोनीज, और अपनी कॉलोनीज बसाने के लिए ये सारे एरियाज में अपना ये सारे एरियाज को छीन लिया। इन 1885 मसाई लैंड वाज कट इनटू हाफ विद द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश केनिया एंड जर्मन तंजीकिया। तो यहाँ पे जो मसाई लैंड है 1885 में वो बट के रह गया ब्रिटिश केनिया और जर्मन तंजीनिया के तंगनिया यिका के बीच में। तो subsequently the best grazing land were gradually taken for white settlement and Maasai were pushed into small area in South Kenya and
नॉर्थ तंजानिया। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश सेटलमेंट बनाने के लिए जो जगह चाहिए थी, जो ब्रेस्ट ग्रेसिंग लैंड थी, उन्होंने उनको छीन के अपने लिए सेटलमेंट्स बनवा लिया, वाइट सेटलमेंट बनवा लिया। और जो स्मॉल एरिया था साउथ केन्या और नॉर्थ तंजानिया के बीच में, वहाँ वो एरिया उनको दे दिया गया। तो मसाई लॉस्ट अबाउट 60% ऑफ देयर प्री कॉलोनियल लैंड्स, दे वे कंफाइंड टू अ एरिड जोन विद अनसर्टेन रेनफॉल एंड पुअर पास्चर्स। तो यहाँ पे जो है, ये इनका जो लैंड है वो 60% जो है वो छीन लिया ब्रिटिशर्स ने, और वो अब कन्फाइंड हो गए, सीमित रह गए एक ऐसे एरिया में जहाँ पे रेनफॉल जो है वो ना के बराबर होती है, और वहाँ पे पास्टर्स जो है वो भी बहुत पुअर है, मतलब वहाँ पे घास वगैरह भी बहुत कम है। फ्रॉम द लेट 19th century, the British colonial government in East Africa also encouraged local peasant communities to expand cultivation। अब 19th century, जैसे कि हमने इंडिया वाले पार्ट में देखा था, लेट 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने फायदे के लिए ईस्ट अफ्रीका का जो पार्ट है वहां पे एनकरेज किया है जो लोकल पीसेंट्स है, कि आप जो है कल्टीवेशन के लिए जो लैंड है उसको बढ़ाइए। ठीक है, तो एज कल्टीवेशन एक्सपांडेड, pastoral lands were turned into cultivated fields. In pre-colonial times, the Maasai pastoralists had dominated their agricultural neighbors both economically and politically. By the end of colonial rule, this situation has reversed. तो ऐसे जैसे जैसे जो कल्टीवेशन है वो एक्सपांड होते जा रहा था, जो पास्टोरल लैंड्स है वो क्या है, कल्टीवेटेड फील्ड्स में बदलते जा रहे थे। तो प्री कॉलोनियल टाइम्स में क्या हुआ करता था, मसाई पस्टोरिस्ट जो है वो ज्यादा तादाद में रहते थे। ठीक है, एग्रीकल्चर नेबर्स मतलब जो एग्रीकल्चर करने वाले जो जो लोग हैं, जो जो फार्मर्स हैं, उनकी तादाद कम हुआ करती थी, और मसाई पैस्टोरलिस्ट है उनकी तादाद ज्यादा हुआ करती थी, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी, है ना। मतलब वो ज्यादा संपन्न हुआ करते थे मसाई पैस्टोरलिस्ट, और पॉलिटिकली भी उनका ज्यादा दबदबा रहता था। लेकिन कॉलोनियल रूल के आने के बाद ये स्थिति पूरी रिवर्स हो गई। मतलब अब जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनकी तादाद ज्यादा हो गई, और जो पेस्टोरलिस्ट है उनकी तादाद कम हो गई। तादाद मतलब जनसंख्या। So large areas of grazing lands were also turned into game reserves like Masai Mara and Sabaru National Park in Kenya and Serengeti Park in Tanzania। तो ये अभी भी है, आप इसको नेट में सर्च कर सकते हैं, मसाई मारा संबारू नेशनल पार्क, जो केन्या रेस्पेक्टिवली केन्या और तंजानिया में है। तो ये जो लार्ज ग्रेसिंग लैंड्स थे, तो इनको अब क्या है, गेम रिजर्व्स में कन्वर्ट के लिए उनको रिजर्व कर दिया। गेम रिजर्व मतलब जहाँ पे एक रिजर्व एरिया होता है जहाँ पे जानवर जो सॉरी जो वहाँ के जानवर है उसके लिए एक अलग से रिजर्व एरिया बनाया जाता है, जैसे कि नेशनल पार्क होता है। तो pastoralists were not allowed to enter these reserves. They could neither hunt animals nor graze their herds in these areas. Very often these reserves were in the areas that are traditionally built, being regular grazing land for Maasai herds. The Serengeti National Park, for instance, was created over 14,760 किलोमीटर फ्रॉम मसाई ग्रेसिंग लैंड। तो ये जो ग्रेसिंग लैंड्स हैं, जो ये गेम रिजर्व्स है, यहाँ पे पेस्टलिस्ट को बिल्कुल भी एंट्री नहीं होती थी। वो वहाँ पे कोई भी जानवर को मार नहीं सकते थे, और अपने हर्ड्स को ग्रेस भी नहीं करा सकते थे। और जो रिजर्व्स हैं वो ऐसे एरिया में हुआ करते थे जो रेगुलर ग्रेसिंग ग्राउंड्स है मसाई के, वो उनके जस्ट पास हुआ करते थे। ठीक है, जैसे कि ये 14,600 किलोमीटर में जो मसाई ग्रेसिंग लैंड है उसके पास में ही ये सेरेंगेटी, ये जो एरिया है मसाई ग्रेसिंग लैंड, वहीं पे ये सेरेंगेटी नेशनल पार्क को बनाया गया, जो ग्रेसिंग लैंड है इनका। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दो अफ्रीकन नेशनलिस्ट हैं। ठीक है, जो पेस्टलिस्ट है वो, ठीक है, ये सामने तरफ नहीं दिख रहा है, अदरवाइज हम इनका और आगे है वैसे पिक्चर्स, उसमें हम देखेंगे ये कैसा कपड़ा पहना हुआ है। देखो इन्होंने अलग टाइप के कुछ कपड़े पहने हैं, और हाथ में लकड़ी है। तो जो चरवाहे हैं, जो पेस्टलिस्ट है, वो मोस्टली जो हाथ में लकड़ियां लेके ही चलते हैं, ताकि वो जो भी अपने जो जानवर है उसको रिडायरेक्ट कर सके। सो तो विदाउट ग्रास लाइव स्टॉक, cattle, goats and sheep are malnourished, which means less food available for families and their children। तो जैसे कि घास नहीं है, तो जो लाइव स्टॉक है, जितने भी एनिमल गुड्स है, उनको क्या है, चारा नहीं मिलेगा। चारा नहीं मिलेगा तो वो खाएंगे नहीं तो उनकी फैमिलीज और जो उनके चिल्ड्रन है उनको कम खाना मिलेगा। द एरिया हार्डेस्ट हिट बाय ड्रॉट एंड फूड शॉर्टेज आर इन द vicinity of Amboseli National Park, which last year generated approximately 240 million Kenyan shillings from tourism. In addition, the Kilimanjaro water project cuts throughout the communities of these areas, but the villagers are barred from using the water for irrigation
happened? Yeah. So Kilimanjaro water project cuts the communities of these areas, but the villagers are barred from using the water for irrigation और livestock. तो यहाँ पे ये दशा बताई गई है कि क्या वहाँ पे मतलब स्थिति चल रही है कि ग्रास, और उसके बाद तो हमने देख लिया जो अम्बोसली नेशनल पार्क है, इसका टूरिज्म से ही कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ था, 3.5 मिलियन मतलब केनिया शिलिंग्स, ठीक है, 240 मिलियन केनिया शिलिंग। उसके बावजूद भी जो है ये एरिया सूखा और फूड शॉर्टेज के गिरफ्त में आता है, और जो किलिमंजारो वाटर प्रोजेक्ट्स है, जो कम्युनिटीज है ना, उनको अलाउ नहीं करती, और जो विलेज कर्स विलेज, ठीक है, ये जो कम्युनिटीज है इनको अलाउ नहीं करती कि वो वाटर को वहां पे यूज कर सके, लेकिन विलेजर्स आर बेयर्ड फ्रॉम यूजिंग द वाटर, ठीक है, विलेजर्स को अलाउ किया गया है वाटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दो चरवाहे हैं, एक ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है, एक ने टी शर्ट और कुछ ब्रमुना पहना है। अगर इन दोनों को हटा दे तो ऐसा लगेगा इंडिया की ही गाय है, ठीक है, इंडिया की जो गाय होते हैं वैसे ही दिख रहे हैं ये, ठीक है। सो द टाइटल मसाई डिराइव्स, ठीक है, मसाई का नाम कैसे पढ़ते हैं, वर्ड माँ, ठीक है, माँ का मतलब यहाँ पे मदर नहीं है, मासाई मीन्स माई पीपल। द मसाई आर ट्रेडिशनली नोमैडिक एंड pastoral people who depend on milk and meat for subsistence. High temperature combined with no rainfall to create conditions which are dry, dusty, and extremely hot. Drought conditions are common in this semi-arid land of equatorial heat. During such time, pastoral animals die in large number. तो मसाई का मतलब होता है माई पीपल, और ट्रेडिशनली ये नोमेडिक और पास्टल पीपल हैं, और जो डिपेंड करते हैं मिल्क और मीट जो है बेच वगैरह के अपना जो गुजारा करते हैं। ये जो एरिया में रहते हैं ये इक्वेटोरियल रीजन है, मतलब जहाँ से इक्वेटर पास होता है, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, हाई हाई एक्सट्रीमली हॉट होता है, ड्राई और डस्टी यहाँ पे ये कंडीशन है यहाँ पे कि जो, और यहाँ पे एकदम लो रेनफॉल होती है, और सूखे के समय ऐसा होता है कि जो बहुत सारे जानवर हैं वो बहुत ही तादाद पे खत्म भी हो जाते हैं। So the loss of the finite grazing land and water resource created pressure on small area of land that must always confined within. Continuous grazing within a small area inevitably meant a deterioration of the quality of pastures. Fodder was always in short supply. Feeding the cattle became a persistent problem. तो ये अपने जो ग्रेसिंग लैंड्स है उसको खोने के बाद जो वाटर रिसोर्स है वो भी अवेलेबल नहीं था, तो मसाई क्या है एक छोटे से एरिया में कन्फाइंड होकर रह गए, तो कंटिन्यूसली एक ही एरिया में ग्रेस कराने के कारण जो क्वालिटी है पास्टर्स की उनको रिपेयर होने के टाइम नहीं मिल रहा, मतलब रिपेयर होने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली वहां पे ग्रेसिंग करा रहे हैं, क्योंकि जो नोमैडिक पीपल है जो मसाई है वो अदर एरियाज में नहीं जा सकते, एक ही जगह पे वो कन्फाइंड होकर रह गए हैं, तो जो क्वालिटी है तो वो खराब होती जा रही है, डिटोरेशन मतलब खराब होते जा रही थी जो क्वालिटी है पास्टर्स की। तो जो फॉडर है वो भी शॉर्ट सप्लाई हो रही है। इससे क्या है, जो जानवर है जो कैटल है उनको फीड कराना एक बहुत ही परसिस्टेंट प्रॉब्लम हो गया था, मतलब बहुत ही संगीन प्रॉब्लम हो गया था। अब 3.2 क्या है, बॉर्डर्स आर क्लोज्ड, मतलब बॉर्डर्स में आने जाने की मनाही हो गई है। इन 19th सेंचुरी द अफ्रीकन pastoralists could move over a vast areas in search of pasture. When the pastures were exhausted in one place, they moved to different area of different area to graze their cattle. From the late 19th century, the colonial government began imposing वेरियस रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर मोबिलिटी। तो 19th सेंचुरी में जब अफ्रीकन पैस्टरलिस्ट है वो कहीं पे भी खुल मतलब जा सकते थे, मींस अगर वो एक पास्टरल एरिया में है वहां पे उन्होंने चरा लिया, फिर उसके बाद जो है वो दूसरे एरिया में चले जाते थे अपने कैटल्स को ग्रेस कराने के लिए। लेकिन लेटर 19th सेंचुरी में जब कॉलोनियल गवर्नमेंट आई तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि वो कहीं पे भी कोई भी एरिया में नहीं जा सकते। लाइक मसाई अदर पेस्टल ग्रुप्स वर आल्सो forced to live within the confines of special reserves. The boundaries of this reserves became the limit within which they could move now. तो जैसे कि मसाई कम्युनिटी है वैसे ही अदर जो पास्टोरल ग्रुप है उनको भी यही कहा गया था कि आप इसी रिजर्व में, ये जो कन्फाइंड रिजर्व है जिसमें आप, तो ये बाउंड्रीज है उसके अंदर ही आप जो है मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपका पास्टल, ये जो पास्टल एरिया है, कोई भी पास्टल एरिया है जहाँ पे आपने ग्रेजिंग करा ली, उसके बाद आप इसी बाउंड्री के अंदर ही दूसरे एरिया में मूव कर सकते हैं, उस बाउंड्री के आगे आप मूव नहीं कर सकते। दे वर नॉट अलाउड टू मूव विद इन देयर स्टॉक with their stock without special permits, and it was difficult to get permit without trouble and harassment. They found guilty those found guilty of disobeying the rules were severely
पनिश। तो उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया जाता था कि अपने जो भी हर्ड्स हैं और जो भी स्टॉक है उनके साथ वो उस बाउंड्री से बाहर निकले। अगर उनको बाउंड्री से बाहर जाना रहता था तो उनको एक स्पेशल परमिट लेना पड़ता था, और वो जो स्पेशल परमिट है वो बिना मतलब ट्रबल और हरासमेंट, मतलब उत्पीड़न और बिना मुश्किल के नहीं मिलता था। और जिसने भी ये बाउंड्री पास की उसको बहुत ही सेवरली पनिशमेंट भी दी जाती थी। तो pastoralists were not allowed to enter the markets in white areas. In many regions, they were prohibited from participating in any form of trade. तो ये जो पेस्टोलिट्स हैं उनको नहीं अलाउ किया जाता था। जो मार्केट एरिया है जहाँ पे व्हाइट इंग्लिश पीपल रहते थे वहां पे उनको एंट्री नहीं दी जाती थी, और बहुत सारे रीजन में ये उनको पाबंदी लगा के रखा गया था कि वो कोई भी तरीके का ट्रेड नहीं करेंगे। तो व्हाइट सेटलर्स एंड यूरोपियन कॉलोनिस्ट सॉ पेस्टोलिस्ट एज डेंजरस एंड सैवेज पीपल विद whom all contact has to be minimized। देखिए हमने इंडिया वाले पार्ट में भी देखा था, जो व्हाइट सेटलर्स है और यूरोपियन कॉलोनिस्ट है ये क्या सोचते थे, ये जो चरवाहे हैं, ये जो पेस्टलर्स है, ये डेंजरस है, ये खतरनाक है और ये जंगली लोग हैं, और ये ऐसे लोग हैं जिनसे हमको बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए। कटिंग ऑफ ऑल द लिंक्स वाज हाउएवर नेवर रियली पॉसिबल बिकॉज व्हाइट कॉलोनिस्ट हैड टू डिपेंड अपॉन ब्लैक लेबर टू बोर माइंस एंड बिल्ड रोड्स एंड टाउन। तो ये जो लिंक्स हैं, ठीक है, ये बिल्कुल वो कट ऑफ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको लेबर काम कराने के लिए माइंस, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि डायमंड के लिए फेमस है, तो डायमंड्स हो गए, कोल माइंस हो गए, वहां पे खुदाई कराने के लिए उनको जरूरत पड़ती थी, रोड्स बिल्ड करने के लिए जरूरत पड़ती थी, टाउन्स बिल्ड करने के लिए जरूरत पड़ती थी। तो उसके लिए वो इनको एज अ लेबर काम करते थे। तो क्या ये सही है आपकी नजर में? किसी को भी मतलब आप जंगली बना दे रहे हैं, डेंजरस बना दे रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी गलत बात है। मेरी नजर में तो बिल्कुल भी गलत बात है। ऐसे आज के जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बट अभी भी मैंने कई जगह देखा है ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि अगर कोई सामने वाला गरीब है या फिर उसने कुछ भी मतलब छोटे जाति के लोग हैं उनसे दूरी हमको बना के रखनी चाहिए। कई जगह ये भी माना जाता है कि मुसलमान से भी दूरी बना के रहना चाहिए, मुसलमान लोग के घर में अच्छा नहीं होता जाना। ये सब चीजें मैं बिल्कुल नहीं मानती। कोई भी कास्ट है, कोई भी कम्युनिटी है, वो हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं, और ह्यूमन बींग्स का कोई भी हक नहीं, कोई भी अधिकार नहीं वो कि वो दूसरे ह्यूमन बींग के साथ कुछ भी गलत करे। ठीक, तो सभी को भगवान ने एक जैसा ही बनाया है। The new territorial boundaries and restriction imposed on them suddenly changed the lives of pastoralists. This adversely affect both their pastoral and trading activity. तो ये सारे जो restrictions हैं, ये जो boundaries आ गए, ये जो restrictions आ गए, तो इससे जो पेस्टलिस्ट है उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा चेंज हो गई। तो इसने बहुत हद तक अफेक्ट किया जो पेस्टल और ट्रेडिंग एक्टिविटीज वो पहले परफॉर्म करते थे उसको। अर्लियर पेस्टलिस्ट नॉट ओनली लुक्ड आफ्टर एनिमल हर्ट बट ट्रेडेड इन वेरियस प्रोडक्ट्स। The restriction under colonial rule did not entirely stop their trading activities, but they were now subject to various restrictions। तो यहाँ पे पहले जो है वो एनिमल हर्ट्स को तो देखते थे, लेकिन कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी करते थे अपने प्रोडक्ट्स के साथ, जैसे कि हमने देखा मिल्क मीट वगैरह। तो अब तो उनको मार्केट में एंट्री ही नहीं है, तो वो कहाँ से कोई ट्रेड करेंगे? उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आप कोई ट्रेड नहीं कर सकते, मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते। तो ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस है, इनसे जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उनकी तो बिल्कुल भी खत्म हो गई। तो आपने देखा कि क्या मतलब जुल्म सहना पड़ा है पहले के लोगों लोगों को। तो व्हेन पेस्टर्स ड्राई, तो पेस्टर्स जब सूख जाते थे तो क्या हालात होते थे उसको हमको देखना है। तो ड्रॉट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ पेस्टल एवरीवेयर। व्हेन द रेन fail and the pastures are dry, cattle are likely to starve unless they can move to area where the forage is available। तो जब सूखे का समय आ जाता था तो पेस्टल जो लाइफ जो है ना, तो इससे जो पेस्टर्स है उसकी लाइफ जो है उनको पूरा मतलब इफेक्ट हो जाता था। व्हेन रेन फेल, जब जब बारिश नहीं होती थी और जो पास्टर है वो सूख जाता था, तो कैटल जो है वो स्टार्व करने लग जाते थे, मतलब भूखे मरने लग जाते थे। उनको दूसरे एरिया में मूव करने कराने की बहुत जरूरत रहती थी जहाँ पे फॉर्ज अवेलेबल हो, मतलब फॉरेज जहाँ पे चारा अवेलेबल हो। दैट इज वाई ट्रेडिशनली पैस्टोरलिस्ट आर नोमैडिक, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दिस नोमैडिज्म अलाउ देम टू सर्वाइव बैड टाइम्स एंड अवॉइड क्राइसिस। तो इसलिए जो है जो ये नोमैड पैस्टोरलिस्ट है, ये नोमैडिक पीपल रहते हैं, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो ये नोमैडिज्म
कस्टम का मतलब ये है कि जब अगर एक जगह सही सिचुएशन नहीं है तो वो दूसरी जगह मूव कर जाते हैं जहाँ पे सही सिचुएशन हो। तो बट आफ्टर द कॉलोनियल पीरियड द मसाई were bound down to a fixed areas confined within a reserve and prohibited from moving in search of pasture। the colonial period के बाद आने के बाद जैसे कि हमने देखा कि उनको एक फिक्स्ड एरिया में ही वो मूव कर सकते थे, एक रिजर्व के अंदर, और उनको प्रोहिबिट किया गया था कि वो कोई कहीं पे भी सर्च पास्टर्स की सर्च में नहीं जा सकते। They were cut from the best grazing lands and forced to live within the semi-arid tract born of frequent drought. Since they could not ship their cattle to places where pastures were available, large number of Maasai cattle died of starvation and disease in this areas of drought. तो यहाँ पे उनको मतलब जो बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स है वहां से उनको कट ऑफ कर दिया गया था। उनको फोर्स किया गया था कि आप जहाँ पे सूखा वाला एरिया है, जहाँ पे हमेशा सूखा हो जाता है, ड्रॉट आ जाता है, सूखा हो जाता है, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम है, वहां पे आप रहिए। तो इससे क्या हो गया, तो यहाँ पे मतलब वो शिफ्ट नहीं कर सकते जहाँ पे पास्टर्स अवेलेबल है। तो क्या होगा भाई, पास्टर्स अवेलेबल नहीं है तो कैटल्स क्या है, भूख के मारे खत्म होने लग गया और उनको कई बीमारियां भी लग गई। एन इंक्वायरी इन 1930 showed that Maasai in Kenya possess 7,20,000 cattle, 8,20,000 sheep, and 1,71,000 donkeys. In just 2 years of the severe drought, 1933 and 1934, over half कैटल इन द मासाई रिजर्व है। तो इतना जो कैटल शीप डोंकी इनके पास थे, कुछ ही सालों में, जो 2-3 सालों का जो सूखा पड़ा उसमें आधे जो खत्म हो गए। एज द एरिया ऑफ ग्रेसिंग लैंड shrank, the adverse effect of drought increased in the intensity. The frequent bad years led to steady decline of animal stock of the pastoralists। तो ऐसे जैसे कि मतलब ये जो एरियाज जो है वो श्रैंक होने लग गए और ये जो सूखा वगैरह हो गया, तो एनिमल स्टॉक जो जितने भी पेस्टोरलिस्ट के पास थे वो क्या हो गए, कम हो गए। तो नॉट ऑल वेयर इक्वली इफेक्टेड, सारे जो कम्युनिटीज है वो इक्वली इफेक्ट नहीं हुए, इसके बारे में हमको देखना है। तो ये इस कम्युनिटी के लोग हैं, तो इन्होंने क्या क्या पहने हैं उसको हम देखिए। इन्होंने कुछ शार्प ऑब्जेक्ट एक तलवार के जैसे रखा है, इनके जो बाल है वो गुत्थे हुए रहते हैं, और ये लोग नहाते नहीं है। ये एक रेड कलर का पाउडर ऑर्चे कहा जाता है, उसको अपने शरीर पर रेगुलरली जो है डेली बेसिस में या वीकली बेसिस में उसको लगाते हैं। इन्होंने कुछ बीड्स की ज्वेलरी पहनी है, कलरफुल बीड्स की ज्वेलरी पहनी है, सिर पे भी ऐसा लगाया है। कपड़े इन्होंने कुछ नीचे से कुछ ऐसा पहना हुआ, ऊपर ये न्यूड है। तो नोट हाउ द वॉरियर, ठीक है, ये वॉरियर्स हैं। तो वॉरियर्स वियर ट्रेडिशनल डीप रेड शूखास, ठीक है, इन्होंने डीप रेड शूखास पहने हुए हैं, ब्राइट बीडेड मसाई ज्वेलरी, एंड कैरी 5 फुट स्टील टिप स्पीयर्स। तो ये स्पीयर्स हैं, ठीक है, तलवार है जो बहुत ही ज्यादा वो क्या बोलते हैं, नोकीली तलवार है। उसका ये क्या है, 5 फुट। Their long pleats of intricately painted hair are tinted red with orchid, ठीक है, orchid जैसे मैंने आपको बताया, ठीक। As per tradition, they face east to honor the rising sun. Warriors are in charge of society security, while boys are responsible for herding livestock. During the drought season, both warriors and boys assume responsibility for herding livestock। तो ये वॉरियर्स क्या होते हैं, ये सोसाइटी की रक्षा करने के लिए होते हैं, और जो वहाँ बॉयज होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइव स्टॉक को चराने के लिए। और जब सूखे का सीजन होता है तो ये दोनों मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हर्डिंग जो लाइव स्टॉक है उसके लिए। So in Maasai land, as elsewhere in Africa, not all pastoralists were equally affected by the changes in the colonial period. In pre-colonial times, Maasai society was divided into two social categories, elders and warriors। So यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो मसाई लैंड है, ठीक है, और जो अफ्रीका के अदर पार्ट्स है, वहाँ पे सारे जो पेस्टल कम्युनिटी, सारे जो पेस्टलिस्ट है वो इक्वली अफेक्टेड नहीं थे। जैसे कि हमने देखा इससे पहले जो इंडिया वाले पार्ट है उसमें भी देखा था। तो जो ये मसाई सोसाइटी है ये दो सोशल कैटेगरीज में डिवाइडेड थी, एक एल्डर्स और वॉरियर्स। द एल्डर फॉर्म द रूलिंग ग्रुप एंड मीट इन पीरियोडिक काउंसिल्स टू डिसाइड ऑन द अफेयर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड सेटल डिस्प्यूट। तो इसमें जो एल्डर्स है ये रूलिंग ग्रुप है जो पीरियोडिकली मीट करती है, पीरियोडिक काउंसिल के मेंबर्स होते हैं जो मीटिंग लेते हैं और देखते हैं जो कम्युनिटी है उसमें क्या क्या चेंजेस लानी है, और कोई भी अगर डिस्प्यूट है, कोई भी झगड़ा, उसको सॉल्व करने के लिए। द वॉरियर consisted of younger people mainly responsible for protection of the tribe. They defended the community and organized cattle raids,
ठीक है। तो ये जो वॉरियर्स है, ये जो जवान लोग हैं, उनका ग्रुप रहता है जो कि जो ट्राइब है उसको प्रोटेक्शन देते हैं और डिफेंड करते हैं, कम्युनिटी को बचा के रखते हैं और कैटल की रेड्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो रेडिंग वाज इंपॉर्टेंट इन अ सोसाइटी वेयर द कैटल वाज फेल्ड। ठीक है, रेडिंग बहुत जरूरी है जहाँ पे कैटल जहाँ पे कैटल जिस सोसाइटी में कैटल को वेल्थ की तरह माना जाता है। ठीक है, तो इट इज थ्रू रेड दैट द पावर ऑफ डिफरेंट पेस्टल ग्रुप्स वाज असर्टेड। तो ये जो रेड्स हैं, इसके द्वारा ही जो पावर है पेस्टल कम्युनिटी के, वो डिसाइड होते थे। तो यंग मैन वेयर केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज मेंबर्स ऑफ वॉरियर class when they proved their manliness by raiding the cattle of other pastoral groups and participating in the war। तो ये जो यंग मैन है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि मतलब हाँ, ये अब उस लायक हैं, उस लायक है कि हाँ भाई, अब ये इस लायक है कि वो वॉरियर बन सकते हैं। इसलिए मतलब बस अब ये जो पास्टोरल ग्रुप है और ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दे हाउएवर वे आर द सब्जेक्ट टू अथॉरिटी ऑफ द एल्डर्स। लेकिन वो जो एल्डर्स हैं उनके अथॉरिटी में रहते हैं। तो आगे हम देखेंगे, यहाँ पे आप अच्छे से क्लियर पिक्चर देख सकते हैं। तो इन्होंने कुछ रेड रेड कलर का लगाया हुआ है, ये इनके बाल हैं। ठीक है, जिसे इन्होंने बांध के रखा हुआ है। इनका फेस कट काफी अलग है हम इंडियन से। इन्होंने कुछ वाइट बीड्स वगैरह पढ़े। ठीक है, तो इवन टुडे यंग मैन गो थ्रू एन एलोबरेट रिचुअल बिफोर दे बिकम वॉरियर्स। एक्चुअली इट इज नो लॉन्गर कॉमन। ठीक है, तो ये जो कम्युनिटी है, ठीक है, तो ये अभी भी मतलब इस तरीके के जो ये जो रिचुअल्स है उसको फॉलो करते हैं। दे मस्ट ट्रेवल थ्रू आउट द सेक्शंस रीजन फॉर अबाउट 4 months एंडिंग टू विद एन इवेंट व्हेन दे रन टू द होम स्टेट एंड एंटर विद एन एटीट्यूड ऑफ रेडर। During the ceremony, the boy dress in loose clothing and dance non-stop throughout the day. This ceremony is a transition in the new age. Girls are not required to go through such a ritual. तो गर्ल्स वगैरह इसमें कुछ अलाउ नहीं करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इनका क्या क्या रिचुअल्स रहता है। To administer the affairs of Masai, the British introduced a series of measures that had important implications. They appointed chiefs of different subgroups of Masai who were made responsible for the affairs of tribe। तो ये जो अफेयर्स हैं मसाई के, उनके लिए जो है ब्रिटिश ने बहुत सारे मेजर्स लेके आए। उन्होंने क्या है, अपॉइंट किया, चीफ्स अपॉइंट किए जो डिफरेंट सब ग्रुप से मसाई, उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे जो ट्राइब में जितने भी काम काज होते हैं उनके लिए। द ब्रिटिश इम्पोज वेरियस रिस्ट्रिक्शन ऑन रेडिंग एंड वेलफेयर वारफेयर। Consequently, the traditional authority of both elders and warriors were adversely affected। तो ये जो ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस है, इनका जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है रीडिंग का, तो उसमें मतलब इसके कारण जो है, तो इसके कारण जो है काफी चेंजेस आ गए। इनका जो पर्टिकुलर जो इनके जो इनका जो ट्रेडिशन था जो एल्डर्स का, वॉरियर्स का, तो वो पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, the chief appointed by the colonial government often accumulated wealth over time, and they have regular income with which they could buy animals, goods, and land. They lent money to poor neighbors who need cash or pay taxes. Many of them began living in towns and become involved in trade। तो यहाँ पे जो चीफ अपॉइंट किया गया था कॉलोनियल गवर्नमेंट के बाद, उनके पास वो लोग क्या करते गए, धीरे धीरे सिर्फ वेल्थ इकट्ठा करते गए। रेगुलर इनकम उनको मिलती थी। ठीक है, जिससे वो एनिमल्स, गुड्स और लैंड्स खरीद सकते थे। उन्होंने वो फिर क्या है, दलाल का भी काम करने लग गए। मतलब वो क्या है, मनी जो है, जो पुअर नेबर्स उनको मनी देने लग गए। ठीक है, और उसके बाद जो है वो जो टाउन्स है वहां जाके रहने लग गए और वो ट्रेड वगैरह में भी इन्वॉल्व हो गए। Their wives and children stay back in the village to look after the animals, and these chiefs managed to survive the devastation of war and drought. They had both pastoral and not pastoral income and could buy animals when their stock were depleted। तो ये जो चीफ है, ये खुद जाके शहर में रहते थे और इनके वाइफ और चिल्ड्रन जो है वो गांव में रहते थे, जाके जो एनिमल्स है उनकी देख रेख कर सके। और ये जो चीफ है, कोई भी सूखा हो
वॉर हो, उसमें किसी में भी वो मैनेज कर लेते थे अपने आप को। क्यों? क्योंकि इनके पास पास्टर्स भी है, मतलब उनके पास कैटल्स भी है और नॉन पास्टर इनकम भी है, जैसे जैसे वो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते हैं, तो वो कभी भी जो है एनिमल्स का जो स्टॉक है उसको खरीद सकते हैं। But the life history of poor pastors who depended on only on livestock was different. Most often they did not have the resources to tide over by bad times. In times of war and famine, they nearly lost everything. तो जो पुअर पास्टर्स है उनकी कहानी अलग हुआ करती थी। वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टॉक जो उनके पास है उसी पे डिपेंडेंट होते थे, और जो जब बुरा समय आता था तो उनके सारे जो रिसोर्सेस है वो पूरे खत्म हो जाते थे, और वार और famine के समय में तो उनके पास कुछ भी नहीं रहता था। They lost nearly everything. They had to go looking for work in town. Some eked out of a living as charcoal burners, others did odd jobs. The lucky could get more regular work in road and construction building. तो अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा है तो क्या है, वो शहर की तरफ चले जाते हैं, वहां पे वो कुछ काम धंधा करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि चारकोल बर्नर्स का काम हो गया और भी कुछ अलग काम हो गया। और अगर वो लकी रहे तो उनको बिल्डिंग या रोड कंस्ट्रक्शन में काम मिल जाता था। तो द सोशल चेंजेस इन मसाई सोसाइटी occurred at टू लेवल्स। ठीक है, तो ये जो सोशल सोसाइटी है, ये जो समसाई सोसाइटी है, उसमें सोशल चेंजेस जो है वो दो तरीके से आए। तो फर्स्ट क्या है, ट्रेडिशनल difference between the age between the elders and warriors were distributed, so it does not break down entirely। तो ये जो ट्रेडिशनल डिफरेंस था जिसमें एल्डर्स जो है वो मुखिया हुआ करते थे और वॉरियर्स जो है वहां पे कम्युनिटी की रक्षा करा करते थे, ये सब पूरा डिस्टर्ब हो गया और अब जो है ये बिल्कुल मतलब नहीं रहा। सेकेंडली क्या हुआ, एक न्यू डिस्टिंक्शन बिटवीन वेल्दी एंड पुअर पास्टोरलिस्ट डेवलप। तो एक नया डिस्टिंक्शन आ गया जिसमें वेल्दी और पुअर पास्टोरलिस्ट को आ गए। ठीक है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, अब क्या है, गरीब और अमीर की आ गया। तो उसके बाद हमको कंक्लूजन देखना है। So we see that the pastoral communities in different parts of the world are affected in variety of different ways by changing in the modern world. New laws and new borders affected the pattern of their movement with increasing restriction on their mobility. Pastoralists find it difficult to move in search of pasture as pastoral land uh, disappear. Grazing becomes a problem while pastures that remained deteriorated through continuous overgrazing. Times of drought became the time of crisis where when कैटल डाई इन लार्ज नंबर। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो अलग अलग पेस्टल कम्युनिटीज है वो कहीं ना कहीं से चेंज होती गई। जो मॉडर्न वर्ल्ड मॉडर्न सोसाइटी में चेंज आए, कॉलोनियल रूल के बाद आने के बाद नए लॉस नई बाउंड्रीज, इसके कारण जो है काफी सारे चेंजेस आए और नए रिस्ट्रिक्शंस के साथ में उनकी मोबिलिटी, मतलब जैसे वो पहले किसी भी एरिया में मूव कर सकते थे वो अब रिस्ट्रिक्ट हो गया, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रह गए और एक ही एरिया में ग्रेजिंग कराने के कारण जो पास्टर्स हैं वो क्या हो गए, कंटिन्यूसली वो डिटोरिएट होने लग गए और एक समय अगर सूखा आ गया तो उनके कैटल जो है काफी नंबर पे मर जाते थे। तो यस, पास्टर डिड नॉट adapt to new times. They changed the path of their annual movement, reduced their cattle number, pressed for rights to enter new areas, exert political pressure on the government for relief, subsidy and other forms of support, and demand a right in management of forest and water resource. Pastoralists are not relics of the past. They are people who have no place in modern world. Environmentalists and economists have increasingly come to recognize the pastoral nomads as a form of life that is perfectly suited to many hilly and dry regions of the world। तो ये जो pastoral communities हैं इन्होंने अपने आप को नए समय के समय डू अडेप्ट है ना, नए समय के साथ उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर दिया। उन्होंने अपने जो एनुअल मूवमेंट हुआ करता था उसके पाथ चेंज कर दिए, अपने कैटल को रिड्यूस कर दिया, लेकिन उन्होंने जो अपना पेस्टलिज्म का जो उनका जो पेस्टलिज्म जो है वो जो पहले से करते हैं उनको नहीं छोड़ा। जो पेस्टल कम्युनिटीज है रिलिक्स ऑफ द पास्ट नहीं है भाई, आज भी लोग पेस्टल कम्युनिटीज जो है वो इस तरीके का वो ये जो काम है उसको जारी रख रहे हैं। एनवायरमेंटलिस्ट और इकोनॉमिस्ट है वो मतलब गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर देते हैं कि हाँ ये जो है पेस्टल नोमेडिक पेस्टल जो है ये फॉर्म ऑफ लाइफ है जिसको हमको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो हिली एरिया में हो या फिर ड्राई रीजन का हो। तो ये मोस्ट प्रोबेबली राजस्थान की पिक्चर दिख रही है। तो ये रायका शेफर्ड ऑन जयपुर हाईवे। ठीक है, तो जैसे कि हम पहचान चुके हैं तो ये रायका कम्युनिटी है जयपुर हाईवे। हेवी ट्रैफिक ऑन हाईवेज हैव मेड माइग्रेशन ऑफ शेफर्ड्स टू अ न्यू एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो ये भी थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया, 40 मिनट का।
पता ही नहीं चलता बात करते करते, पूरा मतलब जो एक्सप्लेनेशन देते देते इतना टाइम बीत जाता है, मेरे को बिल्कुल पता नहीं चलता। तो अगर मेरे ये लंबे लंबे वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो का जो लेक्चर है वो समझ में आया कि नहीं आया। और अगर मेरे वीडियोस आपको समझ में आते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, उनको भी फायदा हो जाए। और मेरे अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।